हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस की शुरुआत करते हैं हमारे प्रीवियस मार्केट सेंटिमेंट को देखते हुए। जो हमारे ट्रेड प्लान थे बैंक निफ्टी के इंडेक्स को लेकर, वो दो तरीके से थे। पहला तरीका कि प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन के मोमेंटम को जब हम फॉलो कर रहे थे तो हमको समझ आया कि प्राइस अपनी पहली 2 और 5 मिनट की कैंडल के जो हाई लगते हैं उस हाई को रेजिस्टेंस मानकर वहाँ से गिरावट करता है। तो हमको कभी भी पहली 5 या 2 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक होने पर लॉन्ग की पोजीशंस को ट्रेड नहीं करना है। और किस तरफ जाना है? शॉर्ट के लिए देखना है, बिकवाली के लिए देखना है। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया, आज के सेशन में गैप डाउन किया और गैप डाउन करके कहाँ ओपन हुआ? 52,300 के पास। जब 52,300 से पहले कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो प्राइस को कहाँ तक लेकर गए? 52,570 राउंड फिगर 52,600 के पास। अच्छा, मैंने आपको पिछले ही सेशन में समझाया कि किसी प्राइस में अगर पहले से बिकवाली चल रही है और अचानक से वो भाव 100 रुपये पर बंद हुआ, मेरा इसको शॉर्ट करने का मन है, मैं चाहता हूँ कि इस वीकनेस में मैं भी अपनी पोजीशंस को बनाऊँ। तो आप अगले दिन मुझसे बोलेंगे कि मैं आपको 95 के भाव पर बेचने का मौका दूंगा। तो पिछले दिन जो प्राइस मुझे 100 पे सेल करने का मौका मिल रहा है, वही अपॉर्चुनिटी आप नेक्स्ट सेशन मुझे 95 पे दे रहे हैं, तो मैं बेचने के लिए तैयार नहीं रहूँगा। क्यों? डिस्काउंटेड प्राइस पर कोई सेल नहीं करना चाहता है। इसके लिए क्या चाहिए? हमको चाहिए एक पुल बैक की हायर प्राइस पर। आप मुझसे बोल रहे हैं ना 95 पे बेचने का मौका देंगे, आप मुझे 98 का भाव दे दीजिए तो मैं सोचूंगा। ठीक है, इसी तरीके से जब भी एक डाउन ट्रेंड का प्राइस एक गैप डाउन करता है तो गैप डाउन के पास सबसे पहले उसको बिकवाली उठाने के लिए हायर साइड मोमेंटम करना पड़ेगा। तो ये जो गैप डाउन हुआ 52,300 के पास, वहाँ से प्राइस ने पहली 2 मिनट की कैंडल में ही आप अगर देखेंगे तो इस 300 पॉइंट के आसपास की रिकवरी की है। राउंड फिगर 250 पॉइंट से 300 पॉइंट की रिकवरी की है। अच्छा, इस प्राइस के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि पहली 2 और 5 मिनट की कैंडल से कॉन्जिक्यूटिव इस सेशन में अगर आप देखें तो 2 मिनट की कैंडल की ये हाई रहे, फिर प्राइस ने यहीं से रिकवरी की, दोबारा इस कैंडल के अंदर वहाँ से मोमेंटम दिया। और मोमेंटम कहाँ तक? इस डे लो तक। इसके पहले के सेशंस में देखिए, पहला ये कैंडल रहा, इस कैंडल के हाई के पास प्राइस इस प्रीवियस डे के हाई को टच किया, वहाँ से मोमेंटम दिया और एक लो लगाया। इसका पिछला सेशन देखिए, ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल था पहला, ये 9:15 का कैंडल है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है, मैं बस आपको रिवाइंड करा रहा हूँ। यहाँ पर ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल है, इसके बाद प्राइस गया, उसी प्राइस को टच किया, वहाँ से मोमेंटम दिया। तो प्राइस क्या कर रहा है? खुद को रिपीट कर रहा है। जैसा प्राइस एक्शन इसके पहले के सेशंस में रहा, उसी प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहा है, तो हमारे लिए ट्रेडिंग थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये प्राइस अभी ब्रेकडाउन कर रहा है, तो मैंने आपको बताया कि ब्रेकडाउन, पहली कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद भी अच्छे मोमेंटम मिलते हैं, लेकिन वो ब्रेकडाउन वैलिडेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले सेशन में, कल का सेशन हॉलीडे था, तो हॉलीडे जब भी होता है तो मैंने आपको पिछले ही सेशन में समझाया, तो उसके एक सेशन पहले कोई भी बड़ी अमाउंट डिप्लॉयड नहीं की जाएगी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, क्योंकि फियर रहता है कि एक सेशन बाद मार्केट ओपन होगा तो ग्लोबल सेंटीमेंट और लोकल सेंटीमेंट कैसे रहेंगे। तो बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े पैसे वाले लोग इस बाजार से दूर रहते हैं सर। तो उस कंडीशन में इस डे लो के पास जब प्राइस आ रहा है तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स के फॉर्मेशन जिसमें लोअर विक बड़ा है, इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड। आज के सेशन में अगर आप देखिए तो इस डे हाई के पास क्या है? रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड, अपर विक बड़े हैं। देखिए इस पॉइंट को समझिए, जब भी प्राइस एक ब्रेकआउट करेगा रेजिस्टेंस के पास तो एक अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, बॉडी साइज जिसका अपर विक ना के बराबर हो। लोअर विक बड़ा हो चलेगा, अपर विक नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगर सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन होना है तो आपको पहले से कंफर्मेशन होना चाहिए कि जब प्राइस ब्रेकडाउन करेगा तो उस कैंडल का अपर विक तो बड़ा हो सकता है, लोअर विक के बड़े होने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और डोजी फॉर्मेशन तो होनी ही नहीं चाहिए। तो अभी अगर आप देखिए, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूं, तो इन दो कैंडल्स में क्या हुआ? ये लोअर विक का फॉर्मेशन बड़ा है, ये क्या है? रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड। मतलब ये खरीदार सिर्फ 52,300 पे खरीदारी नहीं कर रहे, इसके नीचे 52,250 तक भी खरीदारी कर रहे हैं। जब अब इस कैंडल का वैलिडेशन चाहिए, इसके नीचे ये क्लोजिंग हुआ, अब जब प्राइस जाकर इन कैंडल्स के लो ब्रेक डाउन करेगा तब आपको दोबारा मोमेंटम डाउनसाइड देखने का मौका मिलेगा। तो इंट्राडे में ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं, जब तक प्राइस इस रेंज में है तब तक ये रेंज है आपके लिए। एक मोमेंटम आपको मॉर्निंग में मिल चुका है, अब यहाँ पे प्राइस रुकेगा तो आप उसको कंसोलिडेशन मानेंगे, और जैसे ये लो ब्रेक होगा तो फिर शॉर्ट के लिए जाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी के लॉन्ग के लिए कोई पोजीशंस आपको नहीं देखनी है कि प्राइस में कोई लॉन्ग नहीं करने। ये आज के आपके ट्रेड प्लान। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया कि प्राइस में रेजिस्टेंस एरिया के पास जो ब्रेकआउट हो, वो ब्रेकआउट एक स्ट्रांग ब्रेकआउट होना चाहिए। कई लोग पिछले लगातार सेशंस में कमेंट सेक्शन जब मैं चेक करता हूं तो वहां पर पूछते हैं कि जब ये प्राइस बैंक निफ्टी
53,000 ट्रेड कर रहा था, 53,500 ट्रेड कर रहा था, वहाँ से प्राइस ने 54,000 के हाई लगाए, 54,400 के आसपास के ऑल टाइम हाई लगा दिए। फिर भी प्राइस में एक बार भी मैंने आपको ये नहीं बोला कि ये एक अच्छा ब्रेकआउट है और यहाँ से हायर साइड मोमेंटम देखेंगे। हम लोग जस्ट वेट एंड वॉच की स्थिति में थे कि एक बार प्राइस बस हमको मोमेंटम ट्रिगर करे डाउन साइड और हम सिर्फ शॉर्ट करेंगे। मतलब एक हायर डायरेक्शन चलते हुए प्राइस में हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि कहाँ से बिकवाली की जाए। तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड, जो ट्रेंड है वो हायर हाइस का है और हमारी जो सोच है वो है ट्रेंड के बिल्कुल अगेंस्ट में। ये कैसे, ये किस तरीके से किया जाता है? तो आपने देखा कि 54,400 से प्राइस अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 52,300 ट्रेड कर रहा है, क्योंकि हमको पहले से पता था कि ये एक ब्रेकआउट फेलियर है। अब आप लोगों ने पूछा कि ये ब्रेकआउट फेलियर को, आप तो लगातार सर मुझको सिखाते आए हैं कि हायर हाइस का फॉर्मेशन है, लोअर लोस का फॉर्मेशन है, तो जो प्रीवियस मोमेंटम है उसके साथ चलना सीखिए। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि जो प्राइस अगर आपके कॉन्सेप्ट को ट्रेड नहीं कर रहा, आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट की थ्योरी को ट्रेड नहीं कर रहा, उसको आप नॉन ट्रेडेबल मानेंगे। वो फेक ब्रेकआउट होते हैं और ब्रेकआउट फेलियर होगा। अगर ब्रेकडाउन होगा तो उसका भी फेलियर होगा। जैसे पिछले ही सेशन में हम लोगों ने बात की थी, ये आवरली टाइम फ्रेम पर ये एक सपोर्ट एरिया है सर। ये क्या है? एक सपोर्ट एरिया है। प्राइस 52,300 से चलकर ही ये हाई लगाया 52,450 के। अब सोचिए 52,300 से 52,450, लगभग 2122 पॉइंट का राउंड फिगर रैली है और प्राइस उसी प्राइस को टच कर रहा है। तो मैं इसको बोल रहा हूं कि ये एक वैलिड सपोर्ट ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन से पहले हम उसको पहचान पा रहे हैं। क्यों? एक सपोर्ट को जो प्राइस रिस्पेक्ट नहीं देगा वही सपोर्ट का ब्रेकडाउन बेहतर करेगा। तो दो तरीके से होता है, या तो डायरेक्टली कोई सेलर आके उसको ब्रेक कर दे किसी एरिया को जहां से बाजार पिछली बार चल के गया, या फिर उसके पास आकर रुके, वहां से कोई रिजेक्शन ना ले, पुल बैक नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जितनी सप्लाई वहां पर, जितनी डिमांड वहां पर पहले से पड़ी है उसके इक्वलाइज सप्लाई दी जा रही है, पैनिक क्रिएशन किया जा रहा है। तो आज के सेशन में आपने क्या देखा? एक ह्यूज ब्रेकडाउन। अब ये एक वैलिड ब्रेकडाउन है। अब प्राइस यहां से हायर डायरेक्शन मूव करे भी, 52,800 के पास पहुंच भी जाए, तो इसको टच करके बस रिजेक्शन लेगा, वहां पे शॉर्ट करना है, ना कि उसके अंदर आने को ट्रेड करना है कि प्राइस इसके अंदर आएगा तो लॉन्ग करूंगा। नहीं, ये ट्रेड द ट्रैप बनेगा ही नहीं कभी। और डेली टाइम फ्रेम पर जो रेजिस्टेंस आपको दिखता था इससे पहले, और जहां पर हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि सिर्फ यहां पर ये ब्रेकआउट फेलियर होगा, ये इसी तरीके की ट्रैपिंग से मैं आपको बचाना चाहता हूं। कई लोग इक्विटी ट्रेड करते हैं सर, उनको सिर्फ इतना पता है कि पिछली बार प्राइस कहां से गिरा है, उसके बाद कहां से गिरा है, तो उन्होंने रेजिस्टेंस को मार्क करना सीख लिया कि एक प्राइस जितनी बार कहीं से गिरा है उसको रेजिस्टेंस मानिए। तो मैंने वहां पर एक अपडेट आपके लिए किया, क्या कि जितनी बार कहीं से गिरा मतलब नहीं, अभी रिसेंट लास्ट टाइम कहां से गिर कर आया वही आपके लिए जरूरी। ठीक है? और वहां पर सबसे बड़े ब्लॉक ऑर्डर रेंज है सर, वो वहां पे सबसे बड़े सप्लायर बैठे हुए हैं। आप डायरेक्टली जाके उनको ब्रेक कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? वो ब्रेकआउट फेलियर होगा। आप सिर्फ ट्रैप करा रहे हैं बायर्स को, दिखा रहे हैं कि ब्रेकआउट ब्रेकआउट, वो ब्रेकआउट है ही नहीं। यही मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ध्यान से सुनिए। रेजिस्टेंस थ्योरी को एक बार बेहतर तरीके से अगर आप समझ लेंगे तो आपको ट्रेडिंग में कभी तकलीफ नहीं आएगा। इस तरीके के बहुत इक्विटी में ब्रेकआउट फेलियर्स होते हैं और वो ब्रेकआउट के समय समझ आते हैं कि ये खरीदारी लायक है नहीं शेयर, और कई ट्रेडर्स वहां पर एंट्री कर लेते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं। यहां पर अगर आप गौर करें तो हम लोग लगातार क्लोजिंग के बेसिस पर ट्रेड करते थे। आप देखिए पिछले 1.5 महीने से जो लोग डेली 10:30 का सेशन और 1:30-2 बजे का सेशन देख रहे हैं, उनको पता होगा कि हम लोग क्लोजिंग के बिहाफ पर अजम्पशन कर लेते थे कि अगले दिन का फर्स्ट हाफ कैसे ट्रेड करेगा। लेकिन यहाँ पर जब प्राइस ट्रेड कर रहा था तो हम लोगों ने क्लोजिंग पर बिलीव करना बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जितना भी प्राइस एक्शन है वो पूरा फेक है, ओपन टू क्लोज सब कुछ। अब मार्केट दोबारा सेटलमेंट की तरफ है, अब दोबारा हमारे लिए क्लोजिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई। तो कब आपको क्या ट्रेड करना है? देखिए, लर्निंग आपका सब कुछ नहीं है कि आप जितने सेटअप सीख लें, जितने प्राइजेक्शन सीख लें, जितने कैंडल्स को आइडेंटिफाई करने के तरीके सीख लें, लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है ना, जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। प्राइस में कहा जाता है कि व्हेन टू एग्जीक्यूशन, कि आप कब ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे ये ज़्यादा मैटर करता है। किस प्राइस पर करेंगे ये उतना मैटर नहीं करता है, ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस टाइम पर कर रहे हैं एग्जीक्यूशन। ठीक है? वो आपका टाइम का अप्रोच, वो कैसे पता लगेगा? जब आपका परफेक्शन होगा प्राइस को, चार्ट को रीड करने में, तभी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, 53,400 के पास है रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ के सेलर्स ने सीधी बिकवाली की और प्राइस को कहाँ लेकर गए? 49,700। और कई लोग बोलते हैं जो रेजिस्टेंस के लिए कॉन्सेप्ट है वही सपोर्ट के लिए, कभी हो ही नहीं सकता। रेजिस्टेंस और सपोर्ट बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है सर, यही मैं आपको सिखा रहा हूँ।
रेजिस्टेंस के पास जब भी प्राइस जाएगा तो उसको डायरेक्टली ब्रेकआउट करने का मतलब है वो एक सप्लाई जोन है, और सेलर का बिहेवियर होता है एग्रेसिव, वो तो एग्रेसिव बिकवाली करेगा। बायर कहाँ से इतना एक्यूमुलेशन कर पाएगा, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। सेल का मतलब क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको टाटा मोटर में पोजीशन बनाना है और आपको चाहिए 10 CR, तो अब ये 10 करोड़ आप कहाँ से लाएंगे, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे, अमाउंट को कहीं से जुटाएंगे ना, तभी ला पाइएगा। और आपके पास पहले से टाटा मोटर में 10 करोड़ का पोजीशन रखा है, मैं कहूँ बेच दीजिए, तो जस्ट 1 क्लिक एंड सेल। तो सप्लाई तो एक पैनिक क्रिएशन लेकर आता है, एग्रेसिव बिहेवियर है, लेकिन बाइंग एक काल्मनेस का बिहेवियर है। तो किसी भी सप्लायर के पास आप पहुंचेंगे, मतलब रेजिस्टेंस एरिया के पास आप पहुंचेंगे, तो वो तो बहुत तेजी से बिकवाली करेगा, उसके सामने आप कभी टिक ही नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, वो तेजी से बेचे, आप निचले स्तर पे खरीद के फिर वहीं पहुंचे, वो फिर तेजी से बेचे, आप निचले स्तर पे पहुंच के फिर वहीं पहुंचे, फिर वो तेजी से बेचे, आप वहां निचले स्तर पे खरीद के फिर उसके पास पहुंचे। तो आपको बार बार क्या करना होगा, लोअर लेवल की खरीदारी और उस प्राइस को टेस्ट, बार बार टेस्ट करके वीक करना होगा। तो सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया में जो डिफरेंस है वो यही है, यही बिहेवियर सप्लाई सपोर्ट के पास ब्रेकडाउन का दिखता, तो ये हमारे लिए ट्रेडेबल था, इसको हम मानते हैं एक वैलिड ब्रेकडाउन। लेकिन ये एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं है, क्यों, क्योंकि प्राइस ने डायरेक्टली, एक बात बताइए, मैं हूं सेलर सर, एक एग्जांपल सिंपल समझिए, मैं सेलर हूं, मैंने पिछली बार अभी करंटली पोजीशन को 100 रुपए के भाव पर बेचा है, और 100 रुपए पर मैं अपने 10 लाख ऑर्डर लगाकर बैठा हूं, 10 लाख ऑर्डर लगाकर बैठा हूं। आपने क्या किया, इस 10 लाख ऑर्डर से जो प्राइस में इंपैक्ट आया, प्राइस 90 रुपया पहुंच गया। अब आप 90 रुपए पर 10 लाख ऑर्डर लगाकर बैठे हैं खरीदारी के, कि प्राइस में इस 10 ही लाख की तो सेलिंग की गई है, तो 10 लाख के ऑर्डर आप 90 रुपए पे लगा के बैठे हैं। तो इस 10 लाख का इंपैक्ट मैंने मान लिया प्राइस 100 रुपए तक पहुंच जाएगा, लेकिन आपके 10 लाख ऑर्डर का एग्जीक्यूशन किस प्राइस पर है, 90 पर, और मेरा किस प्राइस पर है, 100 रुपए पर। तो आपको अब मेरे अगेंस्ट में यहां टिकने के लिए 100 रुपए के पास खरीदारी करनी पड़ेगी कि नहीं, तो इस एक्यूमुलेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं यहां से सप्लाई दूंगा उसके बराबर खरीदारी कीजिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना आपके लिए ट्रेडिंग का ये, तो ठीक है। तो रेजिस्टेंस के पास या तो कंसोलिडेशन या वहां से रिट्रेसमेंट, और 2 से 3 बार, इसीलिए डबल टॉप ट्रिपल टॉप बोलते हैं उसको, ठीक है। और किसी भी रेजिस्टेंस का आप 90 रुपए पे 10 लाख के ऑर्डर लगाकर बैठे, हो सकता है उस 10 लाख ऑर्डर का इंपैक्ट इतना हो कि प्राइस इस 100 रुपए के प्राइस को ब्रेक कर दे, लेकिन वो तब होगा जब 10 नहीं 20 लाख के ऑर्डर लगाकर बैठे होंगे, तब। तो इंपैक्ट में तो आप ब्रेक कर देंगे, लेकिन सेलर यहां पे प्राइस को क्या करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा, और पकड़ के क्या करेगा, दोबारा इसी रेंज में लाएगा। एक बार इस रेंज में आया तो ऊपर के सारे बायर्स ट्रैप होते हैं। तो मैंने आपको पिछले सेशंस जो लोग बहुत ध्यान से देखते होंगे, वहां मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास ब्रेकआउट इस तरीके से हो कि बाइंग निचले स्तर पर हुई हो, तो जब भी प्राइस ब्रेकआउट फेलियर करता है ना, तो वहाँ पर मोमेंटम हायर साइड बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत एग्रेसिव होता है। तो उस एग्रेसिव मोमेंटम में बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है, जाल बिछाया जा रहा है ना, कि खरीदिए खरीदिए खरीदिए, बहुत तेजी से भाव भागा जा रहा है, तो बायर्स को लगता है उनसे अपॉर्चुनिटी कोई मिस हो रहा है, वो चलते हुए प्राइस में खरीदारी करते हैं। एक बात समझिए, जब भी आप शॉर्ट सेलर है, शॉर्ट सेलर जैसे अभी हमारे लिए बाजार सेल ऑन राइज है, तो गिरते हुए बाजार में थोड़ी ना बेचेंगे। हम लोगों ने प्लान किया ना, पहले 5 और 2 मिनट की कैंडल के हाई के पास आइए, मैं शॉर्ट करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से हायर साइड के लिए कि प्राइस में जब भी आप कहें कि बाई ऑन डिप है, तो चलते हुए प्राइस में थोड़ी ना खरीदेंगे, किसी स्विंग लो के पास आइए। अभी मैंने कल के सेशन में आपको वैलिड स्विंग लो समझाया, उसका 5 वेव आती हैं। इस पर कई लोगों ने डाउट किया कि ये 3 to 5 वेव्स का डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको एक बार समझा दीजिए। आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो जितने ज़्यादा कमेंट्स मुझे मिलेंगे, तो आज शाम का सेशन या कल दोपहर का सेशन मैं आपका करूंगा डाउ थ्योरी पे, कि 3 से 5 इंपल्स वेव को आप कैसे समझेंगे इंट्राडे में जब आप ट्रेड कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। हालांकि बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली और मंथली पर डाउ थ्योरी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब है 2 से 3 साल के लिए शेयर खरीदिए और उसको इक्विटी में प्लेस करके इंट्राडे में सेलिंग कीजिए। सर बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। तो वो बहुत बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि ब्लॉक आपका फंड कभी होगा नहीं, आप उसको लिक्विड रख ही रहे हैं, लगातार इंट्राडे पोजीशंस को ट्रेड करेंगे ही, 7 से 8% महीने का रिटर्न सेलिंग से बना लेंगे हैच करके, और वहां पर आपका पोर्टफोलियो लगातार ग्रोथ करता रहता है। डाउ थ्योरी के थ्रू वहां पर बाइंग होती है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। आप लोग बताइएगा तो 2 से 3 सेशन करके मैं सिखा दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब आप डायरेक्टली जाके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करें, तो मैंने आपको बताया यहां पर एक इंपल्स मोमेंटम आएगा, बहुत तेजी से प्राइस को ऊपर की तरफ खींचा जाएगा, कि बायर्स को लिक्विडेटिव दिखाया जाए कि प्राइस तो जा रहा है, आप और आइए खरीदने। तो चलते हुए प्राइस में जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनके लिए क्या है, ये ट्रैपिंग है सर,
ठीक है, वही यहां पर हुआ। अब ये सारे बायर्स का सोचिए क्या हुआ होगा जिन्होंने इस ब्रेकआउट को देखकर इसको ब्रेकआउट मान लिया 53,346 को देखकर। क्यों नहीं है ये ब्रेकआउट, समझिए। मैंने अभी आपको बताया 90 रुपए पे आप खरीदारी करेंगे और 100 को तोड़ना चाहते हैं तो आपको 100 रुपए के पास रुक कर खरीदारी करनी होगी। आपने क्या किया, सोचिए 50-400 की आपकी खरीदारी है और यहां से डायरेक्ट आके आपने जो हाई लगा दिए वो 54,400 के। 4,000 पॉइंट की रैली तब जब आपने 4,000 पॉइंट निचले स्तर पे खरीदारी की थी। यहाँ कहीं आपका बाइंग का रेंज है क्या, नहीं है। इसी को हम बोलते हैं 90 डिग्री के एंगल में चलता हुआ प्राइस कभी सस्टेनेबल नहीं रहता है। इसी प्राइस को हम लोग बोलते हैं और कोई प्राइस थोड़ी नहीं, ठीक है। इनकी 3 बाइंग कैंडल्स हैं ये। अगर आज प्राइस यहाँ पे पहुंच गया तो अब ये कंसोलिडेट कर सकता है जब तक इस कैंडल के लो काटना है, इस कैंडल के लो काटना है, इस कैंडल के लो। तो जब तक ये 51,600 ब्रेकडाउन नहीं होता है तो ये एक सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा, ठीक है। 51,600 के बाद और गिरावट होगी तो यहाँ पे कोई बड़ा डाउनफॉल अचानक से मिलना मुश्किल होगा क्योंकि ये 3 कॉन्जिक्यूटिव डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है जिनकी क्लोज अबव क्लोज अबव क्लोज है। अगर आप देखें तो इन तीनों कैंडल्स में 2 आपको रेड दिखेंगी, लेकिन हम लोग एक डोजी का फॉर्मेशन पढ़ते हैं जहाँ पर क्लोज C2C क्लोज के ऊपर क्लोज होता है, ठीक है। तो एक सपोर्ट एरिया की तरह होता है। यही बाइंग तो थी प्राइस को जो यहां तक ले गई। तो लेकिन ये है क्या, ये है एक ब्रेकआउट फेलियर। तो कोई भी प्राइस अगर अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास खरीदारी ना करके निचले स्तर से आए और उसको ब्रेक कर दे तो ऐसे ब्रेकआउट को कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे, कभी आप उसमें लॉन्ग के लिए एंट्री नहीं करेंगे, आप हमेशा पैसा गवाएंगे। नहीं तो वहाँ पर समझदार बनना है और समझदार बनते हुए क्या करना है, वहाँ पर अपनी पोजीशंस को बचा कर रखिए। किस लिए, जैसे ही प्राइस एक दिन इस रेंज के अंदर आया तो ऊपर के सारे बायर्स ट्रैप, ट्रेड द ट्रैप, शॉर्ट कीजिए। इसीलिए हमारे ट्रेडर्स इतना हाईली प्रॉफिटेबल है क्योंकि उनको पता है कि किस व्हेन टू एग्जीक्यूशन, किस समय पर परफेक्ट एग्रेसिव पोजीशंस लेनी है। अब हम लोग बहुत एग्रेसिव पोजीशंस को ट्रेड कर रहे हैं लगातार 3 से 4 सेशन से, क्योंकि प्राइस हमारे कमांड में है। जैसा हम लोगों ने प्लान किया ट्रेड्स को 3 से 4 सेशन से, वैसे हम लोगों ने प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आसानी से समझिए। अब देखिए इसी को, अब कई लोग यहां पर डाउटफुल थे कि आपने बताया है कि ट्रेंड को राइड करना सीखिए। अब ये ट्रेंड तो हायर साइड है, लेकिन ऐसे हायर साइड ट्रेंड में आप कह रहे हैं कि डाउनफॉल देखिए और फिर पोजीशन कैसे लॉन्ग की जाए। अरे सर, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो वहां से जुड़ सकते हैं और वहां जाकर आप रिजल्ट्स देखिएगा, परिणाम। हम लोग लगातार कॉल और पुट दोनों साइड से पोजीशंस में हैजिंग बना रहे थे। किस बिहाफ पर, कि इस मोमेंटम को भी हम लोगों ने राइड किया है जब ये हायर साइड जा रहा था और जहां से शॉर्ट हुआ उसको भी राइड किया। देखिए लॉन्ग और शॉर्ट टाइम फ्रेम, मैं आपको टॉप टू बॉटम अप्रोच समझाता हूं जिसको टेक्निकल में फ्रैक्टल बोलते हैं ना सर, कि टाइम को छोटे और बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए। अब बताइए, डेली टाइम फ्रेम पर हमको कन्वर्जन चाहिए, ठीक है, और 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हायर राइज का फॉर्मेशन है। तो जब तक लास्ट स्विंग लो नहीं जाएगा, मैंने आपको बताया कभी भी एक फेक ब्रेकआउट होगा, वहां से मोमेंटम और शार्प होता है क्योंकि उसको बायर्स को ट्रैप करना है। अब इस शार्प मोमेंटम को हम 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बिल्कुल आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। जहां लास्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन हुआ, समझिए जितने ट्रेडर थे, जितने यहाँ पे लॉन्ग करने वाले थे, सारे ट्रैप हो गए। तो हम लोगों ने तो छोटी छोटी पोजीशंस को लॉन्ग करके प्रॉफिट बुक किया और जहां से ये शॉर्ट हुआ वहीं पर हम अपनी पोजीशंस में शॉर्ट की पोजीशंस में आ गए 15 या 20 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो छोटे 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लॉन्ग कर रहे थे, लास्ट स्विंग लो 15 या 20 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही हुआ वहीं से हमने अपनी पोजीशन को कन्वर्ट किया और ऊपर से सिर्फ शॉर्ट करने लगे। सिंपल कॉन्सेप्ट पे ट्रेड कीजिए, छोटे और बड़े टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट, टॉप टू बॉटम अप्रोच। लगातार सिखाता हूं सर आप लोगों को ये सारी चीजें, मैं आपको दिखाऊं, देखिए, और आपको फील होगा छोटे टाइम फ्रेम पे ये कोई बाइंग नहीं है, स्ट्रेच है। देखिए 2 और 5 किसी भी टाइम फ्रेम पे आइए। अब ये मोमेंटम आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, कोई भी सिंगल स्विंग लो ब्रेकडाउन नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए, कैंडल्स आपको आसानी से दिखे, ठीक है। आपको कोई भी सिंगल स्विंग लो ब्रेकडाउन नहीं दिखेगा, एक भी नहीं। बड़ा करिए चार्ट को, ऐसे देखिए, प्राइस इसके जैसे ही हाई ब्रेक किया, पहला मोमेंटम यहाँ पे टच किया, दूसरा स्विंग लो कोई ब्रेकडाउन नहीं करेगा, ये लास्ट स्विंग लो। जैसे ही प्राइस इसके नीचे गैप डाउन किया, तुरंत इसके अंदर आया, लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज। यहाँ पे पहली बार क्या किया प्राइस ने, 10 या 15-20 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, पहली बार जो लास्ट स्विंग लो थे उसके ब्रेकडाउन देखने को मिले। देखिए प्राइस एक भी स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रहा है, एक सिंगल क्लोजिंग नहीं, एक बार क्लोज किया। ये सारे सेलर्स जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाई बायर्स ने, वो सारे बायर्स सेलर्स के द्वारा ट्रैप हो गए। शॉर्ट कीजिए। अब शॉर्ट करने का ये इंपैक्ट होता है सर आपके सामने,
ठीक है। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेलियर को जो आप ट्रेड करेंगे, और ब्रेकडाउन फेलियर कैसे होगा, सपोर्ट के पास प्राइस बार बार रिजेक्ट ले रहा हो, इस तरीके से रिजेक्शन ले रहा हो, एक बार अंदर अंदर आए। आप लोग बताइएगा सपोर्ट के कॉन्सेप्ट के लिए भी, तो उसके लिए कल का सेशन हम लोग कर लेंगे डाउ थ्योरी पर, उसका अगला सेशन फिर सपोर्ट के कॉन्सेप्ट पे कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको पहले कौन सा सेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी प्रायोरिटी होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आऊँगा, ठीक है। अगर इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के लिए टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।